हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूके पीएससी के मंथली करंट अफेयर में। तो आज है 31 तारीख और आज ये साल भी ख़त्म हो जाएगा और ये महीना भी ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम दिसंबर 2025 की सारे करंट अफेयर्स देखेंगे। आज मैं थोड़ा इसके एमसीक्यू नहीं बना पाया, वो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मुझे लगा कि हम जो डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं उसमें हम हर खबर का क्या करते हैं, एमसीक्यू करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो डेली न्यूज़ एनालिसिस को भी फॉलो करें। वहाँ पर हम हर न्यूज़ को क्या प्री और मेंस के एस्पेक्ट से दोनों ही को देखते हैं। चाहे वो जीएस पेपर 5 हो, अपना उत्तराखंड का स्पेसिफिक हो, जीएस पेपर 6 हो, ठीक है, उसके एस्पेक्ट से भी, और जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 और इथिक्स और ऐसे की दृष्टि से भी हम क्या करते हैं, सुबह का जो डेली न्यूज़ एनालिसिस है उसको करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बिफोर वी बिगिन, सबसे पहले आप टेलीग्राम को डाउनलोड करें, टारगेट यूके पीएससी सर्च करें और आपको ये आइकन मिलेगा। आप इस ग्रुप से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स पीडीएफ से क्या की जाती हैं, शेयर की जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक पुस्तक थी उत्तराखंड @25 लुकिंग बैक लुकिंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो एक पुस्तक थी, इसका विमोचन किसने करा है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करा है। और इसमें ये बताया गया है कि राज्य स्थापना के 25 वर्ष की विकास यात्रा इसमें पूरी की पूरी क्या करी गई है, बताई गई है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट कप और चौथा टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप। ठीक है, तो इसका स्थान कहाँ पर था, टिहरी झील नई टिहरी में था। खेल विधा क्या थी, कैकिंग और कैनाइंग की प्रतियोगिता हुई थी। इसमें विजेता भारत था और भारत प्रथम स्थान पर रहा। कुल पदक 47 मिले भारत को, जिसमें से क्या थे, 18 स्वर्ण पदक थे। उपविजेता कौन रहा, तो सर्बिया रहा और दूसरे स्थान पर, उपविजेता, हाँ ठीक है, तो 7 पदक थे। और कजाकिस्तान तीसरे स्थान पर रहा और इसके भी कितने थे, 7 पदक थे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं किसान पुत्र की उपाधि किसे मिली है, तो पुष्कर सिंह धामी जी को मिली है। तो किसान पुत्र की उपाधि, हरिद्वार में किसानों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को किसान पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया। इसका कारण क्या था कि क्यों उनको किसान पुत्र कहा गया, तो प्रदेश में गन्ना का मूल्य 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने के निर्णय के लिए काश्तकारों ने यह सम्मान उन्हें दिया। क्या सम्मान दिया, तो किसान पुत्र का सम्मान दिया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ओण या आड़ा, देखो ओण त्यौहार मनाने की बात कही गई है, ओण दिवस मनाने की बात की गई है। तो ओण और आड़ा क्या होता है कि खेतों में बची हुई फसलों के अवशेष को कहते हैं। इसे जलाने से अक्सर जंगलों में आग लग जाती है। तो कुल मिला के ये जो ओण या आड़ा उत्सव है, इसे इसलिए मनाया जा रहा है ताकि क्या ना हो, जंगलों में आग न लगे। तो ओण दिवस क्या है, वन विभाग ने वनाग्नि रोकने के लिए मार्च के अंतिम सप्ताह में ओण दिवस मनाने का निर्णय लिया है। यह नई पहल है। ठीक है, तो यह एक नई पहल है, यह आपके पास डायरेक्ट एमसीक्यू में आ सकता है। जो हमारे प्री का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि ओण दिवस कब मनाया जाएगा, तो मार्च के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिन में, अंतिम सप्ताह को मनाया जाएगा, मार्च महीने के अंतिम सप्ताह को। ठीक, फिर फेलो ऑफ द नेशनल अकेडमी, ये पुरस्कार मिला है और किसको मिला है, तो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को, जो कि हिस्को के संस्थापक थे। देखो हिस्को कब बना था, 1986 में बना था हिस्को। ये शायद यूके SSS के एक पेपर में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। इन्हें इंडियन नेशनल साइंस अकादमी के फेलो ऑफ द नेशनल अकादमी से सम्मानित किया गया है। तो क्यों किया गया है, यह सम्मान विज्ञान और ग्रामीण उन्मुखी बनाने और हिमालय पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया गया है। किनको, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी कौन है, हिस्को के संस्थापक हैं। और हिस्को कब बना था, तो 1986 में बना था। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार स्टेटमेंट बेस पे भी पूछे जाते हैं। फिर यहाँ से एक और कोई, मतलब यहाँ ये अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो SDG डेवलपमेंट गोल्स था उसके बारे में बताया गया था कि यह पहल का नाम क्या है, जिलों के प्रदर्शन की मासिक रैंकिंग। आधार क्या था, तो सतत विकास लक्ष्य SDG के तहत जो 39 संकेतक हैं उसके अनुसार देखना था कि कौन से जिले ने टॉप किया है। ठीक है, तो शीर्ष जिला कौन था, चंपावत था। फिर दूसरे स्थान पर था बागेश्वर और तीसरे स्थान पर था नैनीताल। संस्था कौन है जो इसको जारी करती है, तो यह रैंकिंग नियोजन विभाग के सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है, तो अब ये जो अपनी क्या है, जो ये विभाग है सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी गुड गवर्नेंस है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो स्थापना और उद्देश्य क्या था, कि इसकी स्थापना उत्तराखंड के सुशासन को बढ़ावा देने और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण में सहायता के लिए की गई थी।
अगर इसको सरल शब्दों में बात करें तो यह सरकार को वैज्ञानिक डेटा के आधार पर सलाह देता है कि राज्य की विकास कैसी हो रही है। ठीक, तो मुख्य की फैक्टर क्या है, तो एसडीजी का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, तकनीकी सहायता कैसी है, डेटा विश्लेषण और सहयोग करता है, जैसे यूएनडीपी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर क्या करता है, राज्य के विकास में काम करता है। ठीक, फिर एक और न्यूज़ ये थी कि आकांक्षी जनपद और आकांक्षी विकास खंड। ठीक है, तो इसमें मुख्य तथ्य क्या थे, तो आकांक्षी जनपद कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, 2018 से शुरू हुई थी, जिसमें देश के कितने जिले हैं, तो 112 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। उत्तराखंड के इसमें 2 जिले शामिल हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। ठीक है, तो हरिद्वार की उपलब्धि क्या थी, तो हरिद्वार ने 2019 और 2022 में, जुलाई 2022 में सभी आकांक्षी जिलों में देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया था। वैसे ही आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम है और इसकी शुरुआत 2023 से हुई थी और देश भर के 500 ब्लॉक, देखो आकांक्षी जनपद की बात करें तो 112 जिले हैं इसमें शामिल, और आकांक्षी ब्लॉकों की बात करें तो इसमें 500 ब्लॉक शामिल हैं। तो उत्तराखंड के इसमें 6 ब्लॉक हैं, जैसे बहादुराबाद हरिद्वार का, दुगड्डा पौड़ी का, मोरी उत्तरकाशी का, गदरपुर उधम सिंह नगर का, सियालदा अल्मोड़ा का और कपकोट बागेश्वर का है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और सम्मिलित ब्लॉक में कौन, मोरी, सियालदा और गदरपुर को नीति आयोग के मानकों पर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, फिर यहीं पर एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया था, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या करा था, उत्तराखंड एट 25 अ हिमालयन स्टेट विद इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी का भी क्या करा था, विमोचन किया था। ठीक है, फिर अमूल्य के बारे में देख लेते हैं। अमूल्य क्या था, एक अदम्य श्रेणी का एक नई पीढ़ी का तेज गति वाला गश्तीपोत था। ये किसके पास था, कोस्ट गार्ड के पास था। ठीक है, कोस्ट गार्ड जो हमारी तटरक्षक बल है उसके पास था ये। इसकी विशेषता क्या थी, तो 51 मीटर का है ये, और इसमें 60% इंडिजीनियस है, वो मतलब भारत के ही उपकरण उसमें लगाए गए हैं। ठीक है, और ये आत्मनिर्भर भारत अभियान को दर्शाता है। इसका मुख्य कार्य क्या था, सर्विलांस करना था, सर्च एंड रेस्क्यू करना था, जो तस्करी विरोधी अभियान है उनको अंजाम देना था, और समुद्र के जो प्रदूषण पर उसको निगरानी करना था। ये था अमूल्य वेसल था ये इंपॉर्टेंट है। वन लाइन एंड फैक्ट में कभी भी बन सकता है क्वेश्चन कि अमूल्य क्या है, तो अमूल्य क्या है, एक तेज गति का गश्ती पोत है। ठीक है, पेट्रोल वेसल है मतलब, और किसके पास है, तो कोस्ट गार्ड के पास है। फिर एक ये था कि जन विश्वास एक्ट। तो जन विश्वास एक्ट क्या था कि लोगों पर मतलब जो भी दंड करता है उस पर आर्थिक दंड बढ़ाना और फिजिकल दंड क्या करना, कम करना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड सरकार ने सामान्य श्रेणी के अपराधों में जेल की सजा को कम या समाप्त करते हुए दंड बढ़ाने का फैसला लिया। मतलब पेनल्टी बढ़ेगी लेकिन जो शारीरिक दंड होगा वो क्या होगा, कम होगा। इसमें 7 पुराने एक्टों को मिलाकर एक नया एक्ट बना है, जिस एक्ट का नाम क्या है, जन विश्वास एक्ट है। इसका उद्देश्य क्या है, तो बेवजह जेल जाने की स्थिति खत्म करना, छोटे अपराधों में सुधारात्मक दंड लगाना, प्रशासन पर भार कम करना और लोगों का सरकार पर भरोसा बढ़ाना है। ठीक है, तो जन विश्वास एक्ट एक अच्छा एक्ट है। फिर उत्तराखंड में कृषि भूमि पर बन सकेंगे रिजॉर्ट, एक ये न्यूज़ थी। तो इस न्यूज़ में क्या था, तो उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है कि कृषि भूमि, देखो पहले ही उत्तराखंड में क्या होता है कि एग्रीकल्चर लैंड में क्या नहीं बन सकते थे, रिजॉर्ट नहीं बन सकते थे, लेकिन अब क्या बोल दिया गया है कि एग्रीकल्चर लैंड में भी क्या बनेंगे, रिजॉर्ट वगैरह बनेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि ग्रामीण पर्यटन बढ़ेगा, होम स्टे और स्थानीय आजीविका बढ़ाने में ये क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले उसमें। ठीक है, फिर लैंड पूलिंग स्कीम 2025 भी थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड में लैंड पूलिंग स्कीम 2025 को क्या दे दी गई है, मंजूरी दे दी गई है। इसका उद्देश्य क्या है कि शहरों में अनियोजित विकास को सुधारना है, नई आवासीय वाणिज्यिक कॉलोनियों का वैज्ञानिक तरीके से उनको क्या करना है, उनकी बसावट है। तो ये भी इंपॉर्टेंट। तो लैंड पूलिंग स्कीम है जो, वो किससे रिलेटेड है, तो जो शहर की जो अनियोजित विकास को सुधारना है और जो आवासीय और वाणिज्यिक कॉलोनी है उनका वैज्ञानिक तरीके से क्या करना है, उनको बसाना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर एडीबी ने बोला था कि भारत की जो वृद्धि दर है वो बढ़ा दी है एडीबी ने। तो एडीबी ने भारत की वृद्धि दर 2025-26 में, पहले उन्होंने बोला था 6.5% बढ़ेगी, लेकिन अब कितना बोल दिया है, तो 7.2% बढ़ेगी। ठीक है, बाकी एशिया वृद्धि में भारत का एक प्रमुख योगदान होगा वगैरह वगैरह। आप जब क्या बोलते हैं ये डेली न्यूज़ एनालिसिस पढ़ेंगे ना, तो आपको इन न्यूज़ों का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि कैसे ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और कैसे ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि डेली न्यूज़ एनालिसिस को बिल्कुल भी ना छोड़ें। वो क्या है कि एक जैसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वैसे ही डेली न्यूज़ एनालिसिस है, उसमें आपको बहुत तरीके से समझाया जाता है चीज़ों को। ठीक है, स्टैटिक हो चाहे करंट हो, सब जोड़ा जाता है वहाँ पर।
फिर कुछ वन लाइनर और भी थे, जैसे मसूरी के मौसी फॉल में बनेगा देवभूमि रजत पार्क। तो पूछा जा सकता है कि देवभूमि रजत पार्क कहाँ बनेगा, तो मसूरी के मौसी फॉल में बनेगा। फिर क्या हुआ कि यूनेस्को ने दीपावली को क्या करा है, विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। कैप का नाम बदलकर अब क्या हो चुका है, परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान संस्थान हो चुका है। ठीक है, IPAR हो चुका है कैप का नाम, पहले कैप था, अब क्या हो चुका है, IPAR हो चुका है इसका नाम। ठीक है, फिर CM ने मेरी योजना पोर्टल उत्तराखंड और मेरी योजना पुस्तकों का क्या करा, लोकार्पण किया है। फिर थोड़ा ये देख लेते हैं, तो इस बार क्या होगा, जो 2027 की जनगणना होगी वो पूर्ण तरीके से किस पे होगी, डिजिटल आधारित ये जनगणना होगी। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था कि 2027 तक पूरी होने वाली जनगणना के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की मंजूरी दी है, तो 11,718 करोड़ की मंजूरी दी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें फिर ये भी था कि जनगणना क्या होगी, 2 चरणों में होगी। ठीक है, इसमें 2 चरणों में होगी। पहले चरण को क्या होगा, तो अप्रैल से सितंबर 2026 में होगी। ठीक है, और दूसरी जनगणना फरवरी 2027 में होगी। ठीक, फिर इसमें जातिगत जनगणना एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, तो इस बार जातिगत जनगणना भी होगी। लेकिन भारत में सबसे पहले जातिगत जनगणना कब हुई थी, तो 1931 में क्या हुई थी, आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई थी भारत में, जो इससे पहले हुई थी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी थी इसमें, वो क्या थी, हाँ, कि बिहार पहला राज्य है जिसने क्या करी है, जातिगत जनगणना करी है हाल ही में। तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी था कि जो खेल विश्वविद्यालय है वो कहाँ बनने जा रहा है, तो वो हल्द्वानी में बनने जा रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो खेल विश्वविद्यालय के लिए अब क्या, भूमि भी आवंटित हो चुकी है, तो उस परिप्रेक्ष्य में ये न्यूज़ थी। ठीक है, फिर एक ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी कि जो ल्यूमिनेसेंस डेटिंग है वो क्या है। तो ल्यूमिनेसेंस डेटिंग क्या है कि इसमें लाखों करोड़ों सालों पहले जो भूकंप आए हैं उनका भी पता लगाया जा सकता है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम डायरेक्ट समझ सकते हैं कि ल्यूमिनेसेंस डेटिंग क्या है। तो ल्यूमिनेसेंस डेटिंग तकनीक का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि खनिज जैसे क्वार्ज अंतिम बार सूर्य के प्रकाश के संपर्क में कब आए थे। तो ये बिल्कुल सही है। शोध के अनुसार केदारनाथ स्थित चौराबाड़ी ग्लेशियर लगभग 13,000 वर्ष पूर्व रामबाड़ा तक फैला हुआ था, तो ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा ऑप्शन था कि उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र विशेषकर हल्द्वानी और रामनगर भूकंपीय दृष्टि से सिस्मिक गैप में नहीं आते, नहीं ये आते हैं, और यहाँ पर क्या बड़े भूकंपों का भी क्या है, खतरा है। पूरा ही उत्तराखंड लगभग जोन 4 और 5 में है। ठीक है, जोन 4 और 5 में है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1-2 हो जाएगा। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ल्यूमिनेसेंस डेटिंग कभी भी सीधे सीधे क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो ये पूरा मतलब पहले आए गए बहुत पुराने, मतलब जहाँ पर हमारा जो C14 है ना, कार्बन डेटिंग है, वहाँ तक भी उससे भी पुराने साक्ष्य ये क्या कर देता है, उपलब्ध करा देता है सटीकता के साथ। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ फैक्ट थे, जैसे ऑपरेशन अजय के बारे में था। तो ऑपरेशन अजय में क्या था कि जो क्या इजराइल और जो लड़ाई हो रही थी वहाँ पर, तो ये इजराइल से निकाले गए थे ऑपरेशन अजय के द्वारा, भारतीयों को निकाला गया था यहाँ से। ठीक है, और ऑपरेशन सिंधु क्या था, तो जो 2025 में अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उसके बीच क्या निकाला गया है, भारतीय लोगों को निकाला गया है। तो किस ऑपरेशन के अंडर में निकाला गया है, तो ऑपरेशन सिंधु के अंडर में उनको निकाला गया है, जब ये B-2 बॉम्बर भी आए थे अमेरिका के, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर SIR के बारे में था। तो SIR जो विशेष गहन पुनरीक्षीकरण है, इसके बारे में हेल्पलाइन नंबर उत्तराखंड ने जारी करा था। वो हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1950 है। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं, एक प्रीलिम्स में सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है ये। तो मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी ली जा सकती है, ये बिल्कुल सही है। यदि आप किसी दूसरे ज़िले के बारे में जानना चाहते हैं तो 1950 से पहले उस ज़िले का STD कोड लगाना अनिवार्य है, ये भी बिल्कुल सही है। बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर मतदाताओं के विवरण का सत्यापन करेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। SIR प्रक्रिया का उद्देश्य केवल नए मतदाताओं का नाम जोड़ना, पुराने विवरणों का सुधारना नहीं। देखो, नए मतदाताओं का नाम जोड़ना है, जो मृतक हैं उनका नाम हटाना भी है। ठीक है, और जो बाहर के देशों से आए गए हैं उनको भी मतदाता सूची से हटाना है। तो ये ऊपर के क्या है, 3 ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे सीधे पूछ देगा कि SIR का हेल्पलाइन नंबर क्या था, तो 1950 था इसका हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, फिर एक अच्छा क्वेश्चन, मतलब एक अच्छी
न्यूज़ थी, चालदा महासू के बारे में था, है ना। तो चालदा महासू के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये जौनसार भाबर देहरादून और हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के एक प्रमुख देवता हैं। इनको क्या कहते हैं, न्याय का देवता भी कहते हैं। चालदा का अर्थ क्या होता है, चलता फिरता, क्योंकि यह देवता हमेशा प्रवास करते हैं। जबकि अन्य महासू भाई जैसे बोठा महासू क्या करते हैं, हनौल मंदिर में स्थायी रूप से निवास करते हैं। यहाँ पर एक फोक डांस की भी बात हुई थी, टोड़ा नृत्य की बात हुई थी। यह एक क्या है, मार्शल आर्ट डांस है, मतलब युद्ध कला का एक डांस है। इसमें क्या होती है, आर्चरी का पर आधारित है ये, मतलब तीरंदाजी पर आधारित है। इसमें दो पक्ष होते हैं, साठी और पासी। जो साठी पक्ष होता है वो कौरवों का पक्ष लेता है, वो जौनसार क्षेत्र का होता है, मतलब उत्तराखंड के साइड का, ठीक है। साठी उत्तराखंड के साइड का होता है, और जो पासी होता है वो हिमाचल के साइड का होता है। और पांडव देखो, पासे पांडव, ऐसा याद रख लो, और हिमाचल के हैं, ठीक है। सासे साठी और ये हैं जौनसार के, और ये किस तरीके से लड़ते, मतलब किस तरीके से भाग लेते, तो कौरव पक्ष के तरीके से भाग लेते हैं। इसमें कुछ अन्य नृत्यों के बारे में भी हुआ था, जैसे हारुल और जयंती हो गया, जैता हो गया, और नाटी। नाटी तो कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। और जो हारुल और जैता है वो क्या है, जौनसार, उत्तराखंड जौनसार का नृत्य है, ठीक है। ये याद रखो आप। तो ये पेपर में आर्ट एंड कल्चर में कई बार प्रीलिम्स में सीधे क्वेश्चन क्या होते हैं, आ जाते हैं। फिर आगे देखते हैं, तो नीति का नाम और अवधि। तो देखो, एक आई थी उत्तराखंड महक क्रांति आई थी। उत्तराखंड महक क्रांति कब से कब तक है, तो 2026 से 36 तक है, 10 वर्षों के लिए है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि एरोमा वैली की संख्या क्या हो गई है, 7 एरोमा वैली संख्या इसमें क्या की जाएंगी, विकसित की जाएंगी। 7 एरोमा वैली जो विकसित की जाएंगी, है ना, जो 7 एरोमा वैली है जो विकसित की जाएंगी, उनमें कौन है, पिथौरागढ़ का टिमुर वैली। ये याद होने चाहिए, ये पेपर में सीधा सीधा आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है कि पिथौरागढ़ में कौन सी वैली है, तो टिमुर वैली है, ठीक है। चमोली और अल्मोड़ा में कौन सी वैली है, तो डेमस्क रोज वैली है। और उधम सिंह नगर में कौन है, तो मिंट वैली है। चंपावत और नैनीताल में क्या है, तो सिनेमन दालचीनी वैली है। और हरिद्वार और पौड़ी में क्या है, तो लेमन ग्रास और मिंट वैली है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फिर एक ग्लोबल एआई वाइब्रेंस टूल एक क्या आई थी, एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है। वो जारी कौन करता है, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जारी करती है। भारत की इसमें रैंक क्या हुई है, तीसरी बताई गई है 2023 में। लेकिन जो इससे पहले जो ये रिपोर्ट आई थी 2023 में जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है, 2023 में रिपोर्ट आई थी, भारत उस टाइम पे 7वें स्थान पर था। लेकिन अब कौन से स्थान पर आ चुका है, तो तीसरे स्थान पर आ चुका है। भारत से ऊपर कौन से 2 शीर्ष देश हैं, तो सबसे पहले है अमेरिका, फिर है चाइना, ठीक है। और किन देशों को पछाड़ा है भारत ने इसमें, तो ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, सिंगापुर हो गया। फिर ये जो ग्लोबल एआई वाइब्रेंस टूल है ना, इसके मूल्यांकन के 7 स्तंभ हैं। सबसे पहले है R&D, फिर है इकोनॉमी, फिर है टैलेंट, फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर है रिस्पॉन्सिबल एआई, फिर है पॉलिसी एंड गवर्नेंस, और फिर है पब्लिक ओपिनियन। तो ये 7 स्तंभ में से भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये सीधे सीधे क्वेश्चन भी बन सकता है कि ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल में भारत की रैंक क्या है, पहले क्या थी, ये तो नहीं आएगा। और भारत से ऊपर कौन से 2 देश हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर ब्लू बर्ड 6 के बारे में हमें पता है, उस टाइम पे ये टली थी ये, फिर आगे अभी आएगा ये आगे न्यूज़ में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पर फिलहाल आगे रिवीजन कर लेंगे। ये किसकी कंपनी, कौन सी कंपनी थी, तो AST स्पेस मोबाइल कंपनी थी अमेरिका की। 6.5 टन का क्या था, ये उपग्रह था, जिसको इसरो ने क्या करा, लॉन्च करा। तो इसमें क्यों इंपॉर्टेंट थी ये, तो मोबाइल पर सीधा ब्रॉडबैंड इंटरनेट। और ये जो उत्तराखंड का रूरल एरिया हो गया, चाहे वो विश्व का कोई भी रूरल एरिया हो गया है ना, वहाँ पर क्या देगा ये, तो ये देगा इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा, मतलब ये, ठीक है। डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडबैंड है ये। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। फिर आगे देखते हैं, शांति विधेयक 2025 आया था। तो शांति विधेयक में शांति की फुल फॉर्म में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड ऑगमेंटिंग ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, ठीक है। तो ये जो शांति विधेयक था, ये तो अब क्या हो चुका है, बिल भी बन चुका है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अब ये क्या होगा कि जो हमारा परमाणु ऊर्जा है, जो न्यूक्लियर एनर्जी है, अब उसमें क्या करेगा, जो प्राइवेट सेक्टर भी है वो भी इसमें क्या कर पाएगा, अब पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट एक विधेयक था, अब जो क्या बन गया है, कानून बन चुका है, ठीक है। फिर 150 से अधिक नई बीमारियों के पैकेज जोड़े गए, किसमें, तो आयुष्मान योजना में जोड़े गए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। उस टाइम पे जब हम डेली न्यूज़ एनालिसिस कर रहे हैं तो हमने इसके बारे में पूरा ही पढ़ा है, ठीक। तो कौन सी बीमारी जोड़ी गई हैं, हार्ट की बीमारी होगी, किडनी की बीमारी होगी, कैंसर हो गया, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन हो गया, ठीक है। तो इसमें जो फ़ायदा मिलेगा, ये उत्तराखंड के 62 लाख लोगों को इसमें आयुष्मान कार्ड से जोड़ा जाएगा, ठीक है। कवरेज क्या है, तो 5 लाख रुपए प्रति परिवार को क्या मिलता था, मुफ्त इलाज मिलता है इसमें। और ये बस यही था इसमें इम्पॉर्टेंट,
ठीक है। फिर हाँ, एक ये जो वीटो से था, राष्ट्रपति के वीटो से जो उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक था, ये क्या कराया था, राज्यपाल ने वापस लौटाया था अपनी वीटो से कि पुनर्विचार करके इसको दोबारा से पेश किया जाए। तो जो अपना वीटो पावर है राज्यपाल का, वो कौन सा आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 200 में वो वीटो पावर है। फिर जन जन की सरकार जन जन के द्वार, एक अच्छा अभियान था ये सरकार का। और जन जन की सरकार और जन जन के द्वार में क्या था कि जो जितनी भी केंद्र और राज्य की योजनाएं हैं, वो सरकार के जो अधिकारी हैं वो क्या करेंगे, गांव गांव जाकर लोगों को उसके बारे में बताएंगे, जिससे कि लोग क्या कर पाएंगे, केंद्र और राज्य की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ उठा पाएंगे। तो ये अभी जो पहला चरण चला है, इसका कितने दिनों तक चलेगा, ये तो 45 दिनों तक चलेगा। यहाँ पर कैंप्स लगेंगे और 23 विभागों के अधिकारी इन शिविरों पर क्या करेंगे, मौजूद रहेंगे। तो जब हम डेली न्यूज़ एनालिसिस कर रहे थे तो हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा कि कैसे ये हमारे जीएस पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है, कैसे ये हमारे जीएस पेपर 6 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अगर आप में से कोई भी पीसीएस, लोअर पीसीएस या आरओ एआरओ की तैयारी कर रहा है तो वो डेली न्यूज़ एनालिसिस को जरूर देखे। इवन अगर कोई ट्रिपल एससी की भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि अब जो नए पैटर्न के जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन रहे हैं, वहाँ पर आपको डिटेल नॉलेज, आपका जो क्या तथ्यात्मक जानकारी के अलावा आपको आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप डेली न्यूज़ एनालिसिस को जरूर फॉलो करें। ठीक है। फिर देहरादून का AQI जो था 300 के भी पार पहुंच रहा था, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये सोचने वाले आंकड़े थे। इसमें जो सबसे बड़ा कारण था वो सड़कों का धूल था 56%, फिर वाहनों द्वारा जो धुआं था, इमिशन था, वो 17%, कूड़े का 14%, और जो उद्योग वगैरह थे उनका 10%। फिर AQI हमने पूरा देखा कि 0 से 100 के बीच में अच्छा या संतोषजनक, 100 से 200 के मध्य जो बुजुर्ग और बच्चे होते हैं उनके लिए ख़राब होता है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ करके हमने देखा था। इसमें 8 पोल्यूटेंट होते हैं, ये भी हमने देखा था, ये भी आएगा, दोबारा आएगा, उसके बाद देख लेंगे हम। फिर उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025, तो ये किसको मिला है, तो प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी को मिला है। क्या मिला है, तो उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 इनको मिला है। फिर ये क्या है, तो अभी ये क्या है, यू कॉस्ट के क्या है, डायरेक्टर जनरल भी हैं। यू कॉस्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 2005 में हुई थी। हम इसके बारे में पहले पूरा पढ़ चुके हैं। तो कौन देता है इसको, तो इसको परसाई देती है। ठीक है, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया इसको क्या करती है, उत्तराखंड गौरव सम्मान को देती है। ठीक है, तो उनको क्यों दिया गया, तो विज्ञान अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान किसे दिया गया, तो प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी को दिया गया। फिर क्या था कि जो हमारा इथोपिया था, इथोपिया का जो सबसे बड़ा ऑनर है वो हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया उनको दिया गया। फिर हमने यहाँ पर थोड़ा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भी बारे में पढ़ा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं, तो 4 देश आते हैं। ठीक है, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया इसमें आता है। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर सबका बीमा सबकी रक्षा, ये जो विधेयक था ये भी अब बिल बन चुका है। ठीक है, तो पहले इसमें 74% क्या था, FDI की सीमा कितनी थी, 74% थी, लेकिन अब बढ़ाकर कितनी कर दिया गया है बीमा क्षेत्र में, तो 100% कर दिया गया है। ठीक है, फिर मैं फिर से पुनर्गुजारिश करूंगा कि जो भी डेली न्यूज़ एनालिसिस देखता है उसे पता होगा कि हमने ये कितने डिटेल में करा था। ठीक है, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि जो मतलब एक और टॉपिक था कि जो उत्तराखंड पर्यटन विभाग है और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के बीच एक MOU हुआ है, और वो क्यों हुआ है, तो धरोहरों का संरक्षण करना, सतत पर्यटन को बढ़ावा देना और विकास कार्यों में तेजी लाना था। ठीक है, उस MOU का उद्देश्य था ये। ठीक, तो ये पूछा जा सकता है कि जो अभी हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग जो MOU हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है, वो क्यों हुई है, तो अब वहाँ पर आंसर क्या होगा कि धरोहरों का संरक्षण, सतत पर्यटन को बढ़ावा देना और विकास कार्यों को तेजी में करना या लाना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमने एक डिजीज़ देखी थी, क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस, एक डिजीज़ देखी थी। ये भी वही है जो देहरादून में क्या है, वायु प्रदूषण हो रहा है, उससे ही हमने इसको देखा था। ठीक है, तो AQI कितना हो गया था, 350 से भी ऊपर हो गया था हमने। या फिर यहाँ पर देखा था PM 2.5 और PM 10 के बारे में। PM 10 क्या करता है, हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुँचाता है, हमारे लंग्स को नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, और PM 2.5 क्या करता है, तो ब्लड कैंसर का भी कारक होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देख लो इसको कि क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस क्या है, एक बीमारी है। तो ये कैसे बीमारी है, तो वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है।
फिर हमने देखा था टूल वसूली सैटेलाइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग होगा। अब ये जो हमारे टूल वसूली के लिए होता है, इसमें हमने दो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को देखा था, इसको एक बार फिर से रिपीट कर देखते हैं। LMLFF मल्टी लेन फ्री फ्लो। तो इसमें क्या होता था कि जो हमारे जो क्या लगे रहेंगे, जो खंभे नहीं लगे रहते वहाँ पर, कहाँ पर, जहाँ पर ये कटता है टोल प्लाज़ा, तो उनके ऊपर कैमरा और सेंसर लगे होंगे। तो वहाँ पर क्या होगा कि लोग नहीं होंगे, वो बार बार फाटक आता जाता है, वो नहीं होगा। डायरेक्ट वो कैमरा स्कैन करेगा अपने आपके बारकोड को, और आपके बारकोड से क्या करेगा, पैसा काट लेगा। चाहे आप कितनी भी हाई स्पीड पे हो, मतलब 100 kmph की स्पीड पर भी हो, तब भी ये क्या करेगा, आपके पैसा को डिडक्ट कर लेगा आपके बारकोड से, ठीक है। फिर हमने उसमें एक टर्म और देखा, GNSS। तो GNSS मतलब क्या था, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ये क्या होता है कि कई बार आप आधे से निकलते हैं, तो आप थोड़ा सा आगे गए, आप टोल प्लाजा लग गया, तो वो पूरे पैसे काट देगा, ऐसा नहीं होगा। इससे क्या होगा कि इससे आप जो गूगल नेविगेशन से जुड़े होंगे, तो आपका पैसा उतना ही कटेगा जितना आप उस किस पे, उस नेशनल हाईवे पे यात्रा करेंगे, ठीक है। फिर सरकार ने क्या करा है कि जो उत्तराखंड सरकार है, उन्होंने अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी आय सीमा और इनकम लिमिट को बढ़ावा दिया है। पहले कितनी थी, तो 2.5 लाख रुपए थी, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 4 लाख कर दिया गया। तो प्रभाव इससे क्या पड़ेगा कि अब 4 लाख रुपए तक के वित्तीय आय वाले अल्पसंख्यक परिवार भी सरकारी योजना जैसे ऋण और स्वरोजगार का लाभ ले सकेंगे। उनको स्कॉलरशिप और लक्षित समुदाय टारगेट कम्युनिटीज़ इसमें कौन थी, तो अल्पसंख्यक कौन कौन है, जैसे मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, बुद्ध हो गया, ईसाई हो गया, पारसी हो गया और जैन हो गए, ठीक है। तो इनको ये लाभ मिलेगा। फिर इसमें कुछ योजनाओं का जिक्र किया था PM ने, ठीक है, CM ने, सॉरी। तो उज्ज्वला योजना थी, ठीक है, तो ये 1 मई 2016 से शुरू हुई है। इसमें LPG कनेक्शन मिलते हैं। आयुष्मान भारत योजना है, वो सितंबर 2018 से शुरू हुई है, ठीक है। 5 लाख रुपए तक का इसमें क्या मिलता है, मुफ्त बीमा मिलता है। फिर जनधन योजना है, ये 28 अगस्त 2014 से शुरू हुई है, और हर परिवार के लिए एक बैंक खाता खोलना था इसमें, ठीक, ये हो गया। फिर ग्रीन सेस के बारे में हमने पढ़ा था। तो ग्रीन सेस को लागू कर दिया गया है उत्तराखंड में, और ये कब से प्रभावी हो जाएगा, तो कल से प्रभावी हो जाएगा, ये 1 जनवरी 2026 से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता अब क्या बनेंगे, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश बनने की सिफारिश की गई है इनकी, तो ये इंपॉर्टेंट था। फिर इसमें था कि जो अभी हमारे जो वो हैं जी नरेंद्र जी हैं हमारे, जो अभी हमारे क्या हैं, जी नरेंद्र जी हैं, जो हमारे क्या है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो रिटायर हो रहे हैं। कब, 9 जनवरी 2026 को वो रिटायर हो जाएंगे। तो अब उनकी जगह में कौन आएंगे, मनोज कुमार गुप्ता आएंगे, ठीक है। इनके जो नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम सिस्टम से होती है, और कॉलेजियम सिस्टम जो हाई कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम है वो कौन से आर्टिकल में है, तो 217 के आर्टिकल में है, ठीक है। राष्ट्रपति करते हैं इस कॉलेजियम का गठन, ठीक है। इसमें कॉलेजियम में कौन होते हैं, तो CGI होते हैं, और 4 वरिष्ठतम जज होते हैं। और कॉलेजियम क्या करता है, सीधे राष्ट्रपति को ही क्या करता है, बताता है कि कौन क्या है, कौन मतलब हमारे उसमें है, ठीक है। तो फिर उसमें अंतिम मुहर लगती है, और हमारे कौन बनते हैं, हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं। फिर जो हमारे राम सुतार जी हैं, उनका निधन हो चुका था, आपको पता ही होगा। उन्होंने क्या बनाया था, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई थी, और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो कितने मीटर ऊंची है, तो 182 मीटर ऊंची है। और सरदार पटेल की है वो केवड़िया गुजरात में है, नर्मदा नदी के तट पर है, ठीक है। उन्होंने स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी हो गया, चाहे हमारे जो संसद भवन में जो गांधी जी की प्रतिमा है वो हो गई। ये जो गांधी जी की प्रतिमा बाहर के देशों में जैसे अमेरिका, फ्रांस, रूस में है, तो वो सब किन्होंने बनाई है, तो राम सुतार जी ने बनाई है। फिर आपने देखा होगा कि भारत और ओमान का जो हुआ है FTA हुआ है, ठीक है। 98% भारतीय उत्पादों और ओमान के, अब उसमें क्या नहीं लगेगा, आयात शुल्क नहीं लगेगा, ठीक है। तो भारत को क्या फ़ायदा होगा, जैसे कपड़े और टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भारत को फ़ायदा होगा, और ओमान को किस में होगा, जैसे खजूर हो गया, पेट्रो रसायन हो गया, और संगमरमर हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर ओमान का जो हाईएस्ट अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ ओमान किसे मिला था, अपने इनको मिला है, किनको, क्या बोलते हैं, अपने नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और ओमान के सुल्तान कौन है, तो सुल्तान हैथम बिन तारिक हैं, ठीक है। और कुछ जगहों में क्या करा है कि ओमान को ड्यूटी फ्री नहीं करा गया है, जैसे दूध, डेयरी उत्पाद हो गया, संवेदनशील कृषि उत्पाद हो गया, सोना चांदी आभूषण हो गया, खेल सामान हो गया, क्योंकि यहाँ की आबादी ही कितनी है, केवल 25 लाख है, ठीक है। मैं कई बार बता चुका हूँ, भले दिखने में बड़ा क्षेत्र लगता है ये, लेकिन इसकी आबादी क्या है, बहुत ही कम है। तो इस वजह से
ये एफटीए भी बहुत फ़ायदेमंद है भारत के लिए, ठीक है। फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी किसने जीती है, तो झारखंड ने जीती है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है और पहली बार जीती है शायद, तो ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और किसे हराया है, तो हरियाणा को हराया है। विजय हजारे ट्रॉफ़ी का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से ही संबंध है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये था कि क्या उत्तराखंड की कृषि में जलवायु परिवर्तन का कैसा प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं था, एक टर्म था कि चिलिंग आवर। तो चिलिंग आवर वाला टर्म ही सबसे इम्पॉर्टेंट था कि सेब को पकाने और अच्छी गुणवत्ता के लिए ठंड और नमी की ज़रूरत होती है। इस पॉइंट पर बागवानी की जो चिलिंग आवर है, हाँ, तो सेब को पकने और उसकी अच्छी गुणवत्ता के लिए चिलिंग आवर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और चिलिंग आवर का जो पीरियड चलता है वो 25 डे का चलता है, ठीक है। ये कई बार अब ये क्वेश्चन में आ सकता है क्योंकि ये न्यूज़पेपर में देखने को मिला है। फिर यहाँ पर थोड़ा रबी की क्रॉप्स हैं, ये पेपर में डायरेक्ट आ जाती हैं। तो जो रबी की क्रॉप है हमारी, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, मसूर हो गया, सरसों हो गया, राई हो गई, तूर हो गया और चना हो गया, ये क्या है, हमारे रबी क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर जलवायु परिवर्तन हुआ है, बारिश हुई नहीं है, तो ऐसी खेती क्या हो गई, इन खेती को क्या पहुँचेगा, नुकसान पहुँचेगा। तो जब आप डेली न्यूज़ एनालिसिस कर रहे होंगे मेरे साथ, तो हमने देखा होगा कि जीएस पेपर 6 के साथ ये कैसा कनेक्ट कर रहा है, जीएस पेपर 3 के साथ ये कैसा कनेक्ट कर रहा है, इकोनॉमिक्स के साथ और उत्तराखंड की इकोनॉमिक के साथ, ठीक है। तो मैं फिर से निवेदन करूँगा आपको कि डेली न्यूज़ एनालिसिस को जरूर देखें। फिर वीर बाल दिवस, ये इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए, किस पुरस्कार का नाम क्या है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, ठीक है। किसने दिया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया। कितने लोगों को, कितने बच्चों को दिया है, तो 20 बच्चों को दिया है। श्रेणी क्या होती है इसमें, तो साहस होता है, खेल होता है, विज्ञान होता है, कला संस्कृति होता है, समाज सेवा होता है और पर्यावरण होता है, ठीक है। तो ये है, तो दिवस क्या होता है, वीर बाल दिवस, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर उत्तराखंड के किसी भी बच्चे को क्या नहीं मिला, इस बार वीर बाल पुरस्कार नहीं मिला है, बल्कि पिछले 3 सालों से कोई वीर बाल पुरस्कार नहीं मिल रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो गिरिजा देवी जी हैं वो उनका देहांत हो चुका है, और वो क्या थी, तो पद्म विभूषण थी। इसलिए ये हमारे पेपर में आ सकता है कि गिरिजा देवी का संबंध किस चीज़ से है, तो वो है भारतीय शास्त्रीय संगीत से क्या है इनका संबंध है। फिर मानव वन्य जीव कॉन्फ्लिक्ट देखा था, तो हमने यहाँ पर हाइबरनेशन एक प्रक्रिया देखी थी। ये आपकी टर्मिनोलॉजी है, तो ये क्या पता आपके पेपर में सीधे आ जाए। तो टर्मिनोलॉजी है कि मतलब क्या होता है कि जो अपने 120 दिन में भालू सोता था, अब जलवायु परिवर्तन के कारण वो सो नहीं पा रहा है, जिससे वो क्या हो गया, और गुस्सैल हो गया। तो लगातार भालू के हमले क्या हो रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एक थोड़ा इसमें आंकड़ा था कि जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, अब 2024 के मुकाबले 31% की उसमें क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है। जब हमारा राज्य बना था तो तब 56 हमले दर्ज किए गए थे, और अब 10 गुना हमले क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अब कितने हो चुके हैं, 540 हमले हो चुके हैं इस साल के 2025 के, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट ये था कि हरिद्वार जल क्रीड़ा पर्यटन का एक नया केंद्र बनने जा रहा है, और जो स्थान है वो क्या है, केंद्र भीमगोड़ा बैराज है, इसके पास ये विकसित हो रहा है। कौन सी गतिविधियां होंगी, तो वाटर स्कीइंग होगी, कैकिंग होगी, कैनाइंग होगी, पैडल बोट होगा और वाटर स्कूटर होगा। किसकी तर्ज पे बन रहा है, तो टिहरी झील और ऋषिकेश की तर्ज पर ये क्या है, बन रहा है। तो एडवेंचर टूरिज्म वगैरह जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें कर सकते हैं। या यहाँ पर तो सीधे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हरिद्वार जल क्रीड़ा पर्यटन का नया केंद्र है वो कहाँ पर बन रहा है, तो भीमगौड़ा बैराज के पास में बन रहा है। ये सीधे सीधे कहाँ पर आ सकता है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन में आ सकता है। फिर घोस्ट पेयरिंग, तो घोस्ट पेयरिंग क्या था कि एक व्हाट्सएप से जुड़ा था ये, ठीक है। तो मतलब ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें हमलावर बिना पासवर्ड और बिना सिम स्वैप के डिवाइस लिंकिंग फीचर का गलत इस्तेमाल करके यूज़र का व्हाट्सएप क्या कर देता है, हैक कर देता है। तो ये आपको सीधे सीधे टर्मिनोलॉजी में पूछा जा सकता है कि घोस्ट पेयरिंग क्या है। जब क्या होता है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं ना आपके पास, तो वहाँ पर सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि घोस्ट पेयरिंग का संबंध किससे है, हैकिंग से है या कुछ किसी चीज़ और से है। तो आप वहाँ पर आंसर कर सकते हैं कि इसका संबंध किससे है, तो हैकिंग से है, ठीक है। और ये कौन से ऐप के लिए, तो व्हाट्सएप ऐप के लिए है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमने ड्रैग पैराशूट के बारे में पढ़ा था। तो ड्रैग पैराशूट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो जो हमारा गगनयान मिशन होगा वहाँ पर ये क्रिटिकल काम करेगा। इसका मुख्य काम क्या है कि इसका मुख्य काम वस्तु मतलब जो हमारा क्रू मॉडल होगा, जब वो नीचे आ रहा होगा तो उसकी गति को तुरंत कम करना होगा और उसको क्या देना होगा, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता प्रदान करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। और क्रू मॉडल में कुल मिलाकर कितने ड्रैग पैराशूट लगेंगे, तो 10 ड्रैग पैराशूट उसमें इस्तेमाल किए जाएंगे।
फिर यहाँ पर तो जो सर्टिन सॉरी जो ये वाली न्यूज़ थी ना गोस्ट पेयरिंग, उसी के बेस पे था ये सर्टिन। तो सर्टिन को थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है सर्टिन। तो ये होता है कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये भारत की साइबर सुरक्षा की एक नोडल एजेंसी है। ये कब बनी थी? तो IT एक्ट 2000 के तहत बनी थी। 2008 में इसको संशोधित कर क्या बना दिया गया है, स्टैचुरी बॉडी बना दिया गया है। तो इसका मतलब ये गोस्ट पेयरिंग वाली न्यूज़ से संबंधित है इसका। और जो ड्रैग पैरासूट है इसका संबंध क्या है, ये है। तो ड्रैग पैरासूट को तो हम देख ही चुके हैं कि ये जो क्रू मॉडल वापस आता रहेगा उसकी गति को कम भी करेगा और फिर स्टेबिलिटी भी प्रदान करेगा, ठीक है। फिर ये टेस्ट किसने करा है? तो ये टेस्ट करा है इसरो ने करा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर जो कहाँ टेस्ट हुआ है? तो इसका TBRL चंडीगढ़ में इसका टेस्ट हुआ है। और इसमें सहयोग किसने करा? तो DRDO ने करा। और जो हमारा VSSC है, जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, उन्होंने इस पर क्या करा, सहयोग किया। फिर मनरेगा की जगह VVG राम जी इसका नाम हो चुका है, तो ये आपको पता ही है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो 125 दिन का क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। 60 दिन का नो वर्क पीरियड भी मिलेगा, ठीक है। 15 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा। अगर 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया तो उसका मुआवजा भी मिलेगा। जो नो वर्क पीरियड तय किया गया है वो क्यों किया गया है कि ताकि खेती के पीक सीजन में किसानों और मजदूरों की क्या ना हो, कमी ना हो, कृषि कार्यों से को प्रभावित, मतलब कृषि कार्य भी उसमें प्रभावित ना हो। फिर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं वो कौन है? जल सुरक्षा है, ग्रामीण अवसंरचना है, आजीविका से जुड़ा जो ढांचा है वहाँ पर ये क्या करेगा, क्रिटिकल काम करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर एक दो चीज़ें और भी थी, जैसे जो केंद्र राज्य साझेदारी है वो कितनी है? 60-40 की इसमें साझेदारी है। 60 कौन देगा? केंद्र सरकार देगी। 40 कौन देगा? तो राज्य सरकार देगी, ठीक है। फिर जो हमारे हिमालयी क्षेत्र हैं, है ना, वो उसमें थोड़ा सा अलग हो गया था। उसमें हिमालयी क्षेत्रों में कितना था? 90-10 का रेशियो था। तो जो हमारे हिमालयी क्षेत्र हैं, जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, उनमें कितना है? 90-10 का रेशियो है। तो 90 कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और 10 कौन देगा? तो स्टेट गवर्नमेंट इसमें देगी, ठीक है। तो ये था इसमें इम्पोर्टेंट। फिर IEA के बारे में भी पढ़ा था हमने, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है। इसने क्या बोला है कि जो पेरिस समझौता के होने के बाद जो कोयले की मांग है उसमें कितने की कमी आई? तो 50% की कमी आई है। क्यों? क्योंकि 2015 में हुआ था पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और भारत नेट जीरो एमिशन कब तक का लक्ष्य रखा गया? तो 2070 तक का लक्ष्य रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट, इसमें 2 दशकों की बात करी गई थी। जो पेरिस समझौते से 10 साल पहले की बात थी और जो पेरिस समझौते के 10 साल के बाद है। तो इसमें बताया गया है कि क्या हुआ है, तो कोयले की मांग में 50% की गिरावट आई है। इसका सबसे मेन एग्जाम्पल कौन था? तो चाइना था, जब हम डेली न्यूज़ एनालिसिस कर रहे थे। फिर जो नई योजना थी तो वो स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम थी, है ना। तो ये जो स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम है ये कब से लागू हुई है उत्तराखंड में? तो 2015 से लागू हुई है। और ये क्यों है? तो जो लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अधिनियम से छूट गए थे वो लोग इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि अब इसमें जो जिनके पास ये कार्ड होगा, ठीक है, खाद्य सुरक्षा योजना कार्ड धारकों को क्या मिलेगा? 5 किलो गेहूं मिलेगा और 2.5 किलो क्या मिलेगा? चावल मिलेगा। पहले 2 सालों में इनको क्या, पिछले 2 सालों से क्या मिलता था? केवल इनको 7.5 किलो चावल मिलता था, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इनका जो रेट है, मतलब इसमें 10 लाख परिवार आते हैं। जो हमारा स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम है इसमें 10 लाख लोग आते हैं। तो इसमें जो गेहूँ होगा वो 8.60 रुपये प्रति किलो होगा और जो चावल होगा वो 11 रुपये प्रति किलो की दर से मिलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ये 2013 का अधिनियम है और 2013-14 में लागू भी हो गया था ये उत्तराखंड में। और जो हमारा खाद्य सुरक्षा योजना है ये अक्टूबर 2015 से लागू हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो उत्तराखंड में हर महीने चावलों की मांग है वो कितनी है? तो 2.7 लाख क्विंटल है। तो ये मेंस का एक फैक्ट बन सकता है आपके लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर राष्ट्रीय किसान दिवस और कृषि चुनौतियां क्या थी, ये इंपॉर्टेंट था। तो जो किसान दिवस था हमारा वो 23 दिसंबर को मनाते हैं। और जो किन की याद में मनाते हैं? तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पे मनाते हैं। फिर हमने इन सारी योजनाओं के बारे में देख लिया था डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तो आप इनको एक बार आप एक बार इसका रिविज़न कर लेना, ठीक है। फिर भारत और न्यूजीलैंड के बीच में क्या हुआ है? FTA हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 100% आयात शुल्क हटा दिया गया है। जैसे उत्तराखंड में इसका क्या इम्पोर्टेंस है वो भी हम देख चुके थे कि जो फार्मास्यूटिकल्स है या जो फूड प्रोसेसिंग हब बने हैं उत्तराखंड में तो उनको क्या मिलेगा? ये फ़ायदा देगा। जैसे टेक्सटाइल में भी जो हमारा उधम सिंह नगर का टेक्सटाइल पार्क है उसको भी ये फ़ायदा देगा। तो ये उत्तराखंड के एस्पेक्ट में था, पर भारत के एस्पेक्ट में भी हमने इसको पूरा देखा था। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ये था कि उत्तराखंड और हिमालयी राज्यों के लिए, मतलब जो जैसे ये हिमाचल है,
या जो जम्मू कश्मीर है जहाँ सेब की खेती होती है, तो उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि अब न्यूजीलैंड के जो सेब आएंगे वो क्या होंगे, उन पे इम्पोर्ट ड्यूटी तो लगेगी नहीं, तो वो सीधे ही आ जाएंगे, तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट। लेकिन एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट था कि न्यूजीलैंड के जो प्रोडक्ट हैं उसमें दूध को इस FTA में नहीं रखा गया था, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी अभी भी लगेगी। फिर नेशनल सैंपल सर्वे NSS के बारे में था, तो इसमें क्या था कि जो ऑनलाइन शॉपिंग और जो खाना ऑर्डरिंग वाला एक डेटा था इसमें, ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है। फिर NSS मतलब प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, वो ये था कि NSS वो पहले बोलते थे इसको नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कहते थे। ये सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन आता था। ये इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, और इसके योगदान में जो सबसे बड़ा योगदान था वो किसका था, PC महालनोबिस जी का था। 29 जुलाई को जो हम मनाते हैं ना, ठीक है, सांख्यिकी दिवस, वो इन्हीं की याद में मनाते हैं, PC महालनोबिस जी की याद में मनाते हैं। फिर जो NSSO हो और जो CSO है वो 2019 में क्या बन गया था, एक NSO बन गया था वो, ठीक है, नेशनल स्टैटिक ऑफिस बन गया था, और उसी को कभी कभी क्या बोल देते हैं, NSS बोल देते हैं, NSS सर्वे के नाम से भी उसे जाना जाता है, ठीक है। तो वो कैसे आंकड़े इकट्ठा करता है, तो जैसे रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठा करता है, घरेलू उपभोग खर्च को के आंकड़े इकट्ठा करता है, स्वास्थ्य और शिक्षा के आंकड़े इकट्ठा करता है, कृषि और उद्योग के आंकड़े इकट्ठा करता है, और फिर जो ये डेटा मिलता है ना उसे नीति निर्माण, गरीबी का आकलन और GDP की गणना में यूज़ किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर विनोद कुमार शुक्ल जी का क्या हो चुका था, निधन हो चुका था 23 दिसंबर को, तो ये इंपॉर्टेंट था, तो उनको पैन अवार्ड मिला था, नोवकोव अवार्ड भी मिला था उनको 2023 में, और ये प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, और वो पहले भारतीय और एशियाई मूल के लेखक थे जिनको क्या मिला था, ये पुरस्कार मिला था, पैन पुरस्कार, ठीक है। फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको किस चीज़ के लिए मिला था, तो दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए मिला था, 1999 में मिला था। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको भी मिला था, उनको मिला था, जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो उन्हीं को मिला था, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर उनको कुछ इंपॉर्टेंट सम्मान भी मिले, जैसे गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप हो गया, मैथिली शरण गुप्त सम्मान हो गया, दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान हो गया, तो ये सब उन्हें क्या मिला था। फिर उनके कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं, जैसे उपन्यास क्या था उनका, नौकर की कमीज हो गया, दीवार में एक खिड़की रहती थी हो गया, खिलेगा तो देखेंगे हो गया। फिर कविता संग्रह में क्या था, सब कुछ होना बचा रह गया, लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, ठीक है। तो और उनका एक कहानी संग्रह भी था, पेड़ भर कमरा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी क्या आ सकते हैं, पेपर में आ सकते हैं। फिर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, तो इस बार जो 24 वैज्ञानिकों को क्या मिला है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार मिला है, और कितने श्रेणियों में मिलता है, तो 4 श्रेणियों में मिलता है। विज्ञान रत्न हो गया, विज्ञान श्री हो गया, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर हो गया, और विज्ञान टीम हो गया, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लो विज्ञान रत्न किन्हें मिला है, तो जयंत नरलीकर जी को मिला है, ये ब्रह्मांड विज्ञान में इनका क्षेत्र था, लेकिन इनको ये मरणोपरांत मिला है। और जो विज्ञान युवा था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, वो किनको मिला है, तो प्रोफेसर अमित कुमार अग्रवाल को मिला है। और जो कृषि विज्ञान था, तो वो किनको मिला है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को मिला है। ये किससे रिलेटेड थे, तो गेहूँ वैज्ञानिक थे ये। फिर यहाँ पर देखा था हमने जो तीर्थाटन है, शीतकालीन तीर्थाटन, तो एक बार ये देख लो कि जो माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास है वो कहाँ है, मुखीमठ मुखवा में है। जो यमुना जी का है वो कहाँ पर है, खरसाली उत्तरकाशी में। जो केदारनाथ जी का है वो कहाँ पर है, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में है। और जो बद्रीनाथ जी का है वो कहाँ पर है, पांडुकेश्वर चमोली में, योगधाम बद्री मंदिर है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर है। फिर गोल्डन कार्ड योजना, तो गोल्डन कार्ड योजना अब क्या चलेगी, हाइब्रिड मोड पे चलेगी, ये था। और जो जिसमें क्या था कि 5 लाख रुपए इंश्योरेंस मोड मिलेगा, और 5 लाख रुपए क्या मिलेगा, ट्रस्ट मोड पे मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट था। इसमें वैट की, नेचुरल गैस में वैट की बात करी गई थी, तो 20% से घटाकर कितनी कर दी गई है, 5% कर दी गई है। कला और संस्कृति के जो हमारे लोग गायक है, क्षेत्र वाद्य यंत्र हैं, उनकी पेंशन को 3000 से बढ़ाकर 6000 कर दिया। गोल्डन कार्ड जो योजना है वो किन के लिए, तो जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए था, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ लोकल से ग्लोबल की और कुछ उत्पाद हैं, तो उत्पाद देख लो, जैसे तेज पत्ता, बेरीनाग चाय पिथौरागढ़ की है। फिर मंडवा हो गया, गहत हो गया, बुनास का शरबत, सफ़ेद राजमा, लीची रामनगर की लीची को GI टैग मिला है, झंगोरा, काला भट्ट हो गया, पहाड़ी तोर हो गया। फिर लखोरी मिर्ची, ये पेपर में पूछा जा सकता है किस ज़िले से रिलेट करती है, तो अल्मोड़ा से करती है। रामगढ़ आड़ू हो गया, लाल चावल हो गया, पुरोला उत्तरकाशी का, माल्टा हो गया, बिछुआ हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ये हमने पहले भी देख दिया। तो यहाँ पर किस वाले रॉकेट से ये भेजा गया, तो LMB-3 M6 रॉकेट से ये भेजा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है।
इसका नाम क्या था, तो ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 था, है ना। और एजेंसी कौन थी, NSIL थी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के तहत। ये एक कॉमर्शियल शाखा है किसकी, इसरो की, तो ये उसके तहत भेजा गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 520 किलोमीटर कक्षा का लक्ष्य था और इसरो ने बेहद सटीकता से यहाँ पर क्या कर दिया, इस उपग्रह को स्थापित कर दिया है। फिर समुद्र प्रताप के देख लेते हैं, ये भी क्या है, एक फर्स्ट इंडिजीनियस क्या है, ये पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। ये भी किसके पास है, अपने कोस्ट गार्ड के पास है, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। तो गोया शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। इसमें डायनेमिक पोजीशनिंग सिस्टम है, मतलब ये अपने को एक समुद्र में क्या होता है कि हलचलें होती हैं ना, तो ये एक जगह में उसको स्थिर कर लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट है डायनेमिक पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। 60% इसमें क्या हुआ है, स्वदेशी यूज़ हुआ है, मतलब स्वदेशी यूज़ हुआ है। फिर राज्य महिला आयोग के बारे में अगर आप देखना चाहो तो देख लो, ठीक है। ये क्या है, सांविधिक निकाय है, 2005 के अधिनियम से बना है उत्तराखंड राज्य महिला आयोग, ठीक है। इसकी संरचना क्या है, इसमें एक अध्यक्ष होता है, फिर सदस्य भी होते हैं, इसमें कुछ NGO के सदस्य होते हैं, जैसे समाज सेवी हो गया, कानून विशेषज्ञ हो गया, और कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं, जैसे सरकारी अधिकारी हो गया। इनमें एक सदस्य सचिव भी होता है, मेंबर सेक्रेटरी, वो प्रशासनिक कार्यों को संभालता है। कौन है इस टाइम पर इसके अध्यक्ष, तो कुसुम कंडवाल जी हैं, ठीक है। आयोग की शक्तियाँ क्या है, तो ये सिविल कोड की इसमें सारी शक्तियाँ हैं। ये किसी भी व्यक्ति को समन कर सकता है, किसी भी दस्तावेज को पेश करने का आदेश दे सकता है, हलफनामे में साक्ष्य ले सकता है, सो मोटो भी, मतलब सो मोटो स्वयं संज्ञान भी ले सकता है ये, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके कुछ मेन फंक्शंस हैं, उसमें क्या है, जैसे मेन फंक्शन में ये शिकायत निवारण का काम करता है, निरीक्षण करता है, औचक निरीक्षण भी कर लेता है, कहीं पे समीक्षा हो तो वहाँ पर समीक्षा कर लेता है, जागरूकता, ये लगातार महिलाओं में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी काम करता है। फिर सेमीकंडक्टर और आत्मनिर्भर भारत, तो इस बार क्या हुआ था कि 2024-25 में दुनिया के कुल डिजिटल लेन देन में कितना प्रतिशत भारत का रहा है, तो वो 46% रहा है। और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, ठीक है। तो ये है PM मित्रा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्या है, संबंध किससे है, तो टेक्सटाइल से संबंध है, किसका, PM मित्रा पार्क का संबंध किससे है, टेक्सटाइल पर। और ये जो वो है टेक्सटाइल है, वो 5F विजन पर क्या करता है, काम करती है, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। 5F का संबंध किससे है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का संबंध किससे है, तो PM मित्रा पार्क से संबंध है। फिर K4 मिसाइल और INS अरिघात, तो आपको पता ही है K4 मिसाइल अभी हाल ही में एक बैलिस्टिक मिसाइल थी, ठीक है। ये सबमरीन से लॉन्च करी गई थी, है ना, और ये इंपॉर्टेंट है। फिर K4 मिसाइल कितनी दूर तक, तो 3500 किलोमीटर दूर तक ये जा सकती है। और इसका परीक्षण स्थान कहाँ था, तो स्थान क्या था, तो बंगाल की खाड़ी विशाखापट्टनम में था, ठीक है। फिर मन की बात में कुछ फैक्ट थे, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में था। ऑपरेशन सिंदूर कब से शुरू हुआ था, तो 7 मई 2025 को शुरू हुआ था और 4 दिन तक चला था ये, तो 7 मई से 10 मई तक चला था ये, ठीक है, 2025 तक। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर शुभांशु शुक्ला जी के बारे में था, तो ये पहले भारतीय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुँचे हैं मतलब, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर वंदे मातरम को 150 साल हुए हैं, और ये क्या है, किस उपन्यास से लिया गया है, तो ये आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, और कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था ये, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था ये, 1956 को इसको क्या कर दिया गया था, गाया गया था। फिर उसी में जो हमारी दृष्टिबाधित T20 टीम थी, उन्होंने भी क्या जीता है, वर्ल्ड कप जीता है। और जो दृष्टिबाधित पुरुष क्रिकेट टीम है, उन्होंने भी क्या जीता है, चैंपियन ट्रॉफी जीती है। फिर द्रौपदी मुर्मू ने क्या करी थी, सबमरीन में यात्रा करी थी, वागसीर में करी थी। यहाँ पर वागीर गलत हो गया, वागसीर प्रोजेक्ट 75 में कितने सबमरीन थी, जो 6 सबमरीन थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में कौन थी, वागसीर। तो इन्होंने क्या करी है कि वागसीर में ही क्या करी है, समुद्र यात्रा करी है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं जिन्होंने किसी सबमरीन में यात्रा करी है। इससे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने 2006 में करी है, ठीक है, यात्रा। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर फल सब्जी हब बनेगा उत्तराखंड वैश्विक राजधानी, तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट था, जैसे क्लीन प्लांट सेंटर कहाँ पर बन रहा है, तो मुक्तेश्वर नैनीताल में बन रहा है। 100 करोड़ रुपए उसमें लगाए गए हैं। उद्देश्य क्या है, तो किसानों को कीवी, सेब, माल्टा, नींबू प्रजाति की अच्छी गुणवत्ता, मतलब रोग मुक्त पौधे उपलब्ध कराना है। फिर कीवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर, किस देश के सहयोग से बन रहा है, तो न्यूजीलैंड के सहयोग से बन रहा है। फिर जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में क्या है कि जो हमारा क्या है, उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, वो किस देश की सहायता से बन रहा है, तो जापान की सहायता से बन रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो फैक्ट हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। फिर ये हाइबरनेशन वाली बात आ चुकी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर संस्कृत स्कूलों में आधुनिक शिक्षा, तो कितने जो हमारे संस्कृत स्कूल है जिनमें आधुनिक शिक्षा दी जाएगी, तो 108 स्कूल हैं ऐसे। और कौन सी कक्षाओं को ये लक्षित कर रहा है, तो 9 से 12वीं तक की कक्षा को ये क्या कर रहा है, लक्षित कर रहा है।
जो हमारी NEP 2020 थी उसके तहत है ये, ठीक है। गणित के साथ छात्रों को और क्या पढ़ने का विकल्प मिलेगा, तो वैदिक गणित पढ़ने का विकल्प मिलेगा। फिर 2025 का चिट्ठी पत्री सम्मान किसे मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चिट्ठी पत्री सम्मान किसको दिया गया है, तो जगमोहन सिंह बिष्ट दी को दिया गया है। उनकी पुस्तक और लेख क्या है, तो जैसे स्कूलक बाटू है, एक उनकी बुक है। ये क्या है कि यह एक गढ़वाली बाल नाटक संग्रह है। तो ये पूछा जा सकता है कि स्कूलक बाटू जो कि चिट्ठी पत्री सम्मान मिला है किनको, जगमोहन सिंह बिष्ट जी को। ये हाँ ठीक है, तो इनको तो ये चिट्ठी पत्री सम्मान मिला जो स्कूल का बाटू है। ये किनकी ये क्या है, एक है, ये है एक गढ़वाली बाल नाटक संग्रह है, और गिरीश सुंदरियाल और धर्मेंद्र नेगी धर्म जी ने इसको लिखा है, ठीक है। फिर तेरी सौ एक गढ़वाली गज़ल है, इसको गिरीश सुंदरियाल जी ने लिखा है, ठीक है। और इसके स्वर वादक कौन है, तो ओम बधाणी है, ठीक। फिर चिट्ठी पत्री क्या है, तो एक गढ़वाली वार्षिक पत्रिका है ये। तो कौन सा संस्थान देता है, तो इसको मेरा मुल्क एक संस्थान है, हिमालयन लोक साहित्य संस्कृति विकास ट्रस्ट, मतलब जो मेरा मुल्क है वो इसको क्या करता है, देता है। फिर पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल, तो पहले जो पिनाका थी वो 40 किलोमीटर ही जा पाती थी, लेकिन अब कितनी जाने लग, मतलब अब उसकी जो नई मारक क्षमता है वो कितना है, तो 120 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर INS कौंडिल्य के बारे में देखा था हमने। तो ये जो INS कौंडिल्य है ये क्या है, एक स्टिच्ड शिप है, मतलब सिला हुआ शिप है। इसमें कीलों का उपयोग नहीं हुआ है, इसमें लकड़ी और जूट का उपयोग किया गया है। तो इसमें ऐतिहासिक संदर्भ क्या इंपॉर्टेंट था, तो यह 5वीं शताब्दी की पोत की तर्ज पर बनाया गया है, और इसकी प्रेरणा अजंता गुफाओं के चित्रों से ली गई है, ठीक है। इसमें रूट कौन सा था, तो गुजरात से ओमान तक का रूट था, और ये क्या था, ये प्राचीन मसाला मार्ग था। और इसको कौन सा मंत्रालय ने इसमें पार्टिसिपेट कराया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, और भारतीय नौसेना और हुदी इनोवेशन का संयुक्त प्रयास है ये, ठीक है। तो हाँ बस इतना ही था ये करंट अफेयर, दिसंबर का करंट अफेयर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है दिसंबर का करंट अफेयर, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी भेजें। और हाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो डेली न्यूज़ एनालिसिस है उसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। वो एक ऐसा, मतलब क्या बोलते हैं, एक ऐसी घुट्टी है, मतलब एक घुट्टी समझते हैं ना आप, ऐसी दवाई है जो क्या है, संजीवनी का काम करेगी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।